नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर गुजरात में क्लीन स्वीप करने की तैयारी में है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात में हैं और पहले दिन यानी आज बनासकांठा के डीसी शहर पहुंचे, जहां विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज कांग्रेस कहती है कि बीजेपी 400 सीटें सिर्फ इसलिए मांग रही है जिससे कि आरक्षण खत्म कर सके, जबकि धर्म के आधार पर कांग्रेस ही एससी, एसटी, ओबीसी और पिछड़े वर्ग को मिले आरक्षण में कटौती कर मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है। ये लोग कर्नाटक में ये प्रयोग कर चुके हैं, तो इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इधर गुजरात दौरे पर कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछे हैं। विपक्षी दल की ओर से पूछे गए सवालों में ये भी शामिल था कि गुजरात भारत की पेपर लीक राजधानी क्यों बन गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी पूछा कि गुजरात मॉडल राज्य के लोगों को न्याय दिलाने में विफल क्यों रहा। उन्होंने दावा किया कि ये राज्य कई स्वास्थ्य और शिक्षा मानकों पर अन्य राज्यों से पिछड़ गया है और इसी मुद्दे पर मंथन में आज खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत राठौर जुड़ चुके हैं, इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता यामीन कादरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रखर श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी के साथ नीरज महेरे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का देश न्यूज पर बहुत स्वागत है। और सबसे पहले प्रशांत जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 2 दिवसीय दौरे, लेकिन यहाँ पर विपक्ष पर जिस तरह से उन्होंने निशाना साधा है आरक्षण को लेकर, धर्म के मुद्दे को लेकर, राम मंदिर को लेकर, इसके साथ विपक्ष ने भी प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि गुजरात जो है वो भारत की पेपर लीक राजधानी बन गया है। पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो 14 पेपर लीक हुए हैं 2021, 2022, 2023 में। इसको लेकर प्रशांत जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास लोकसभा चुनाव में कोई भी मुद्दा नहीं क्या है भारतीय जनता पार्टी को घेरने का। हम जनता के बीच में जा रहे हैं प्रधानमंत्री के 10 साल के कामों को लेके। हम जा रहे हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया। हम जा रहे हैं कि हमने 18,000 गाँवों में बिजली पहुंचाई। हम जा रहे हैं कि हमने 390 यूनिवर्सिटी बनाई, 315 मेडिकल कॉलेज बनाए। हम इन सब विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस क्या बात कर रही है और कांग्रेस के जो नेता है वो क्या बात कर रहे हैं कि झूठ का पुलिंदा फैला रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू को लेकर भी उन्होंने बयान दे दिया, महामहिम राष्ट्रपति को लेकर उन्होंने बयान दिया कि उनको प्राण प्रतिष्ठा से निमंत्रण ही नहीं किया गया। अब इस प्रकार उन्होंने ये कहा है कि चुनावी माहौल में उनको भेजना आदिवासी वोट बैंक को साधने की कवायद है, प्राण प्रतिष्ठा में उनको नहीं बुलाया गया, ये कहा गया। और उसके बाद अभी चुनावी माहौल में पहले और दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण से पहले उनको भेजा गया है। हाँ जी प्रशांत जी बोलिए। ऋषिका जी आप एंकर है, आप जानती होंगी कि सोशल मीडिया पर एक्स पर ऑलरेडी उन्होंने महामहिम ने ट्वीट किया था जब उनको आमंत्रित किया गया था राम तीर्थ न्यास की ओर से, तो उसका फोटो भी उन्होंने शेयर किया था। आज राहुल गांधी को दिखता नहीं है। राहुल गांधी दरअसल कुछ जानते नहीं है और जो भी कोई उनके कान में कुछ बोल देता है वो बेचारे बोलने लगते हैं, उसको फैक्ट चेक भी नहीं करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि गुजरात में 7 तारीख को 26 सीटों पर मतदान जो होना है वो 26 सीटें 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और अब की और अधिक मार्जिन के साथ और अधिक मतदान के साथ भारतीय जनता पार्टी वो गुजरात की 26 की 26 सीटें जीतने जा रही है। ठीक है प्रशांत जी, लेकिन जिस तरह से आप यहाँ पर बता रहे हैं, आपने बाकी चीजों पर तो जवाब दे दिया। अयोध्या दौरे को लेकर भी बात होगी, लेकिन जो सवाल आपसे पूछा था, जो सवाल विपक्ष ने उठाए हैं पेपर लीक मामले को लेकर, इसको लेकर आपने कुछ नहीं कहा। प्रशांत जी, इस पर भी एक छोटी सी प्रतिक्रिया में होती रहती है और वहाँ की राज्य सरकारों का ये विषय है, उस पर वो भारतीय जनता पार्टी हमेशा संकल्प, हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा है कि हम पेपर लीक वाले विषय को लेके एक कानून लाएंगे, उसमें प्रावधान लाएंगे और उसमें दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लेके कोई हिम्मत ना कर पाए, हम इस पर एक कानून बनाएंगे, सख्त कानून बनाएंगे।
ठीक है प्रशांत जी, चलिए कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ यामीन कादरी भी जुड़े हुए हैं। यामीन जी, मैं आपके पास सीधा आना चाहूंगी। अब जिस तरह से लेकर विपक्ष जो है वो सवाल तो उठा रहा है, लेकिन गुजरात की अगर हम बात करें, यहाँ पर 2014-2019 की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का गुजरात जो है वो गढ़ रहा है। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के बड़े चेहरे गुजरात में नहीं दिखाई दिए, इसकी वजह जरा बताइए। और जिस तरह से विधानसभा में हमने देखा है, गुजरात की विधानसभा में जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उम्मीदवार भी जो है वो उतर गए थे और इससे कांग्रेस को बड़ी हानि हुई थी। अब तो गठबंधन में है, उसके बाद भी गुजरात में कुछ देखने को माहौल नहीं मिल रहा है। देखिए, आवाज मेरी आ रही है साहब? हाँ जी यामीन जी, बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि गुजरात में ये कह रहे हैं कि 2014 में और 2019 में हमने सारी सीटें जीती और 2024 में भी हम सारी सीटें जीतेंगे। क्या ये इसी तरह जीतेंगे कि सूरत में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन किस तरीके से वापस कराया, क्या ये इसी तरह जीतेंगे कि पिछले लोकसभा चुनाव में? ये कांग्रेस के प्रत्याशियों में निराशा का कारण है कि वो जब जीत कर कोई उम्मीद उनको नजर नहीं आई। तो प्रशांत जी, मैं आपके पास आऊंगी इस सवाल को लेकर, लेकिन पहले यामीन जी को बात पूरी करने दीजिए। जी बोलिए यामीन जी। बस मैडम जी, जब मैं ये बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला। क्या बोलिए? बोलिए यामीन जी। इसी प्रकार से हर वक्ता अपने बोलने का इंतजार करे, 20 मिनट हो गए। यामीन जी बात पूरी कीजिए। मैं ये कहता हूं कि राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल जी को किस तरीके से इन्होंने एक वोट से हराने का प्रयास किया। अमित शाह जी स्वयं बैठे हुए थे, लेकिन धन्यवाद दिल्ली में बैठे हुए न्यायालय के जस्टिस महोदय को कि उन्होंने अमित शाह की बात को न मानकर उन्होंने अहमद पटेल जी को एक वोट से विजयी घोषित किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 400 सीटों का जो ये नारा दे रहे हैं, इनको 400 सीटों का ज्ञान है, लेकिन पुलवामा में मारे गए 400 किलोग्राम हमारे सैनिक शहीदों के लिए जो बारूद आया, उसका इनको ज्ञान नहीं हो पाया। 2019 से लेकर 2024 तक ये कहते हैं कि कांग्रेस के पास गुजरात में लीडर नहीं है। अरे लीडर तो बहुत है। फिर मतपेट का ईवीएम जो है नाले में गिर जाएंगी। पुनर्मतगणना के लिए जाती हुई ईवीएम नहर में गिर जाती है और हमें जो है हरा दिया जाता है। जब इस तरीके के चुनाव की परंपरा आप डाल रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी को आप ही के टीवी चैनल और अखबारों ने दिखाया कि किस प्रकार से मजबूर कर दिया कि उसने पर्चा वापस लिया। ये तो अभी और भी इसी तरह का कृत्य करेंगे। अगर इनको अपने ऊपर विश्वास होता तो ये वोट मोदी जी महंगाई कम करने पर मांगते, ठीक है यामीन जी, लेकिन नौकरी देने पर मांगते। ठीक है यामीन जी, लेकिन जो सवाल मैंने आपसे पूछा था जरा उसका भी जवाब दीजिए। जो आपने कहा है सूरत में लेकर उसको लेकर मैं जाऊंगी प्रशांत जी के पास। मैंने आपसे कहा था कि कांग्रेस के बड़े चेहरे क्यों गुजरात में नहीं दिखाई दे रहे। गुजरात की क्या हम बात करें, अभी तक हमने सिर्फ दक्षिण में उत्तर प्रदेश में बड़ी रैलियां कुछ देखी होंगी, मध्य प्रदेश में कुछ रैलियां देखी, गुजरात में क्यों बड़े चेहरे दिखाई नहीं दे रहे? क्या गुजरात को एकदम दरकिनार कर दिया गया? और जिस तरह से प्रवक्ताओं की हमने बात की, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो अब गठबंधन में है, उसके बाद भी गुजरात में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माहौल। देखिए, अभी चुनावों का माहौल चल रहा है गुजरात में। हमारे राष्ट्रीय नेता स्तर पर रोड शो करेंगे, रैलियां करेंगे, सभाएं करेंगे। और गुजरात के अंदर इन्होंने जो कांग्रेस के लीडर थे, ईडी और जेल का डर दिलाकर उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। लेकिन वहां एक नया संगठन हमारा खड़ा हुआ है, नौजवानों के हाथ में कमान है। ठीक है, आज हमारी आम पार्टी से समझौता है और हम चुनाव को
बदल कर दिखाएंगे। ठीक है यामिन जी। प्रशांत जी, यामिन जी की बातों का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि जब जैसे 25 सीटों पर क्योंकि वोटिंग होनी है 7 मई को, अब 26 सीटों पर होनी थी लेकिन एक सीट तो पहले ही आपके खाते में चली गई है। सवाल ये है कि सूरत में जिस तरह से निर्विरोध जीत दी गई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, मतदान वहां पर क्यों नहीं कराया गया? जब अगर कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया, निरस्त कर दिया गया और बाकी जो प्रत्याशी हैं उन्होंने नाम वापस ले लिए, तो वहां पर मतदान तो होना चाहिए थे। अगर कोई प्रत्याशी नहीं था तो नोटा का बटन था वहां पर सूरत में, प्रत्याशी वर्सेस नोटा हो जाता। ऋषिका जी, कांग्रेस के प्रत्याशी को शायद इलेक्शन कमीशन की जो प्रावधान है उनकी जानकारी नहीं है। जब कोई भी प्रत्याशी आपके विपक्ष में होता है तो जो सिंगल प्रत्याशी होता है उसी को विजयी माना जाता है और उसके बाद वहाँ इलेक्शन नहीं होता। कहाँ लिखा है ऐसा प्रशांत जी? ऐसा कहाँ लिखा है? मत अधिकार आप कैसे जनता का छीन सकते हैं? मैं आपसे बोल रही हूँ कि सूरत में जिस तरह से पूछ सकती हैं। ठीक है, सुनिए प्रशांत जी, सूरत आप इलेक्शन कमीशन से किसी भी अधिकारी से बुला के आप अपने पैनल में पूछ सकती हैं। ये तो मेरा दोष नहीं कि आपने किसी विशेषज्ञ को नहीं बुलाया। ठीक है, वो तो मैं पूछ सकती हूँ। सुनिए प्रशांत जी, हमें भी जानकारी हम पूछ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल ये कर रही थी, वहाँ पर नोटा का बटन भी था, मताधिकार। मान लीजिए जनता को बीजेपी प्रत्याशी जो आपने खड़ा किया हो वो पसंद नहीं है, नोटा तो वो दबा सकते थे ना। देखिए, विरोध की व्यवस्था ही यही होती है, जब आपके सामने कोई प्रत्याशी नहीं होता है तो वहाँ इलेक्शन नहीं होता है। नोटा की व्यवस्था की बात नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये 1952 से अब तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, ये कोई पहली बार निर्विरोध नहीं हुआ है। अब तक 35 सांसद निर्विरोध चुने जा चुके हैं। डिम्पल यादव 2012 में भी निर्विरोध चुनी गई थी, फारूक अब्दुल्ला भी चुने गए थे, बहुत लोग निर्विरोध चुने जा चुके हैं। ये कोई पहला ऐसा नहीं। अब इनका प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग गया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है? भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं बोला था कि आप ये कांग्रेस के अंदर और विपक्ष के अंदर छाई निराशा का एक पूरा जागता प्रमाण है कि उनके अंदर न उनके अंदर कोई उत्साह है, न उनके प्रत्याशी के अंदर कोई उत्साह है। और जो थोड़ा 2 चरणों में मतदान कम हुआ है, यह भी दिखाता है कि विपक्ष के साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके अंदर कोई उत्साह नहीं है। इसी प्रकार एक तरफा चुनाव हो रहा है। ठीक है प्रशांत जी, यानी आप खुद कह रहे हैं कि एक तरफा चुनाव हो रहा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रखर श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। प्रखर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से गुजरात में हम रैली और जनसभाएं देख रहे हैं, गुजरात की अगर हम बात करें 2014 में 2019 में क्लीन स्वीप बीजेपी को, इस बार क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? क्या इस बार भी सारी सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी या फिर कोई और पलटफेर हो सकता है यहाँ पर? उन्हें ये फिक्र है कि हरदम तर्ज़े ज़फ़ा क्या है। उन्हें ये फिक्र है कि हरदम ये तर्ज़े ज़फ़ा क्या है। त्रिषा जी, इसको जैसा ये वॉइस इको कर रही है, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, बोलने में बहुत मुश्किल होती है। प्रखर जी, आपकी आवाज यहाँ पर सही से पहुंच रही है, आप बोल सकते हैं, बोलिए। क्लियर आपकी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ प्रखर जी बोलिए। प्रखर जी, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है। हेलो प्रखर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है मुझे। आप बोलिए, आपकी आवाज यहाँ पर क्लियर पहुंच पा रही है प्रखर जी। उन्हें ये हरदम के तर्ज़े ज़फ़ा क्या है, हमें ये शौक है कि देखें सितम की इंतहा क्या है। ऋषिका जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्ता गणों को मेरा नमस्कार। ऋषिका जी, ये बात बड़ी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की अजीब सी लगी मुझे, कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इनको पूरी ठीक से जानकारी नहीं है और ये डिबेट पे आके बैठ गए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपा करके पहले जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद प्रवक्ता बनकर किसी सम्मानित देश जैसे न्यूज चैनल पर बैठने का कष्ट करा करें। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से ऋषिका जी कि ये गुजरात मॉडल कह के पूरे देश में इन्होंने चुनाव लड़ा। गुजरात मॉडल हमारे राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल, माननीय सांसद संजय सिंह जी बहुत परेशान हो गए।
कि भाई आखिरकार ये गुजरात मॉडल है क्या। तो ये परेशानी को देखते हुए हमारे राज्य संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने वहां जाने का सोचा कि हमें भी देखना है, शायद हम अपने दिल्ली के लिए, अपने पंजाब के लिए हम कुछ ऐसा कर सके। ये मैं विधानसभा के चुनाव की बात आपको याद दिला रहा हूं। तो आपको मैं यकीन दिलाऊं, जब हमारे राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल जी वहां जाते हैं तो नरेंद्र मोदी जी को एक तंबू वाला स्कूल बनाना पड़ जाता है, आर्टिफिशियल वाला स्कूल बनाना पड़ जाता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गुजरात के जब उसी स्कूल का दौरा करने वापस जाते हैं तो पता चलता है कि भैया टेंट सहित स्कूल गायब हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो वादे हैं वो इसी प्रकार के हैं, झूठे ढकोसले से भरी हुई पार्टी है ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, ये बलात्कारियों की पार्टी है। अच्छा, अब आपको मैं आपके सम्मानित चैनल पर बैठा हुआ हूं, मैं अपने साथ कुछ आर्टिकल्स लेकर आया हूं। ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कह रहे हैं आरक्षण खत्म नहीं होगा, सही से चुनाव होगा, सबको अधिकार मिलेगा चुनाव का। मैं एक इनका आईटी सेल का हेड है, उसका नाम है अमित मालविया, जो वो रिजर्वेशन के ऊपर क्या लिख रहा है ये आपके दर्शकों को देखना बहुत जरूरी है। वो लिखता है, हाउ अबाउट टू रिमूविंग ऑल द सॉर्ट ऑफ रिजर्वेशन बेस्ड ऑन कास्ट, लुक एट द इकोनॉमिक क्राइटेरिया विद एन इक्विटेबल सोसाइटी। आपको मैं इनके गिने मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, यहाँ पे इस वक्त ज्यादा नहीं है। मैं गिने चुने 4 से 5 पॉइंट आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म करने जा रही है। ठीक है, लेकिन वो तो ये बोल ही रहे हैं ना, संविधान को नहीं मानते। प्रखर जी, प्रधानमंत्री जी ने आज बोला ही ना, उन्होंने कहा है कि विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है कि 400 सीटें नहीं आ रही है। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। मैं ठीक है, आप प्रखर जी अब तक आवाज पहुंच पा रही है? प्रखर जी आप तक आवाज पहुंच रही है? कृष्णा जी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। आपने मुझसे कुछ भी जो भी सवाल पूछा, ठीक है, ठीक है, तकनीकी समस्या की वजह से मुझे लगता है आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ यामिन जी भी बने हुए हैं। यामिन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब जिस तरह से आरक्षण को लेकर और बाकी चीजों को लेकर, धर्म के आधार को लेकर यहाँ पर राजनीति की जो बात है वो सामने आ रही है। अब जिस तरह से आरक्षण को खत्म करने को लेकर बात की जा रही है, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा ही है इसको लेकर कि जो विपक्ष है वो आरोप ये लगा रहा है कि 400 सीटें बीजेपी इसलिए मांग रही है ताकि आरक्षण जो है वो खत्म कर सके। तो ये तो आपकी तरफ से जो वीडियो एडिटर है, जो वीडियो को लेकर बातचीत की जा रही है, उन्होंने कहा है कि मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो एडिट हो रहे हैं। देखिए, ये वीडियो इनके काफी समय से चल रहे थे। इनके भोला सिंह सांसद उत्तर प्रदेश से मीडिया के सामने खड़े होकर बाइट दे रहे हैं कि हमें 400 सीट मिल जाएंगी तो आरक्षण भी खत्म करेंगे और संविधान भी। तो क्या वो फेक वीडियो है? मोदी जी का एक वीडियो आ रहा है जिसमें सीतारमण जी सदन में बैठी हुई है और मोदी जी कह रहे हैं कि मैं किसी भी ऐसे SC ST OBC आरक्षण के समर्थन में नहीं हूं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब ये कांग्रेस ने मुद्दा बनाया कि आरक्षण को खत्म कर देंगे तो ये बैकफुट पर आकर सफाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन यामिन जी यहाँ पर सवाल ये है, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पहले से बेरोजगारी और विकास के मुद्दे पर थी। अब हम देख रहे हैं पहले चरण का चुनाव हुआ, दूसरे चरण का चुनाव हुआ, इसके बाद जो कांग्रेस है कभी विरासत टैक्स पर आ गई, कभी आरक्षण पर आ गई। जो मेन मुद्दा है वो तो गायब ही हो गया ना चुनाव से। देखिए, इसकी शुरुआत बीजेपी ने की। तो आप भी बीजेपी के पिच पर बैटिंग करने लगे, आप भी वही बात करने लगे। बात सुन लीजिएगा प्लीज मेरी, जल्दी समय क्योंकि कम है, नीरज जी के पास भी जाना है। ठीक, बोलिए। मैनिफेस्टो में कहीं नहीं कहा कि हम जो है आरक्षण काट के मुसलमानों को देंगे, ज्यादा बच्चे वालों को देंगे। भारत के लोगों की संपत्ति है, धन किसी ऐसे समाज को नहीं देंगे ज्यादा बच्चे पैदा करता हो। ठीक है यामिन जी, सूत्र की बात इन्होंने कही।
ठीक है यामीन जी, लेकिन मैनिफेस्टो में कहीं कोई बात नहीं है। ठीक है, आप मैनिफेस्टो की बात बता रहे हैं, लेकिन कर्नाटक की में बात करते, स्वास्थ्य की बात करते, कर्नाटक में क्या किया है आप लोगों ने? कर्नाटक में क्या किया है? वोकालिंगा और लियांगत जो समुदाय है उनके 2-2% आरक्षण काट कर आपने ओबीसी का वो मुस्लिम कैटेगरी में लाकर ओबीसी को और उनके लिए 4% आरक्षण दे दिया। उसकी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये तो आपने कर्नाटक में किया है ना? आप सुनिए, उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी ने 4% आरक्षण जाट समुदाय को दिया। वो किस कोटे से काट कर दिया? नीतीश कुमार जी जो आज इनके साथ गठबंधन में बैठे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 50% आरक्षण से ऊपर जाने के आदेश को नकारते हुए उन्होंने आरक्षण दिया। ठीक है, प्रशांत जी जल्दी से यामीन जी की बातों का जवाब दीजिए। ठीक है प्रशांत जी, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी में हमारे ऊपर जो आती है कि करेंगे, हम संविधान बदल देंगे। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी की सरकार है केंद्र में। हमारे पास पूर्ण बहुमत दिख रहा है, हमारे पास परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन हमने कभी कुछ किया? हमने 370 कानून बदला, हमने ट्रिपल तलाक को खत्म किया, हमने राम मंदिर का निर्माण कराया, हमने और आरक्षण की बात अगर कर रहे हैं कि मुझे शोभा नहीं देता है। ठीक है, मैं बता दूं इनको कि जामिया में, एएमयू में इन्होंने ओबीसी का आरक्षण ऑलरेडी खत्म कर रखा है। ओबीसी, एससी, एसटी का सारा आरक्षण ये लूट के इन्होंने अल्पसंख्यकों को दे दिया है। वो केंद्रीय विश्वविद्यालय वहां पर क्यों नहीं लागू होता है? ठीक है प्रशांत जी, यामीन जी मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले नीरज महिरे जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नीरज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब जिस तरह से गुजरात में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी आरक्षण को लेकर बात की, आज भी राम मंदिर को लेकर बात की, क्लीन स्वीप की तैयारी भारतीय जनता पार्टी वहां पर कर रही है, जिसमें से एक सीट सूरत की अगर हम बात करें तो वहां पर निर्विरोध जो चुनाव है, निर्विरोध जो जीत है वो बीजेपी प्रत्याशी को मिल गई है। क्या ये जो सूरत की जीत थी वो ठीक थी और क्लीन स्वीप की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है? हालांकि गुजरात बीजेपी का गढ़ रहा है 14 और 19 के चुनाव अगर हम देख ले, लेकिन इस बार जो आरक्षण और राम मंदिर का मुद्दा बुनाया जा रहा है बार बार, राम मंदिर के नाम पर कब तक वोट मांगिए ना? नीरज जी देखिए, जो पहले आपने चुनाव की बात की, निर्विरोध चुनाव की बात, तो ये कोई नई बात नहीं है, देश की राजनीति में तमाम बार होता रहा है। इससे पहले भी जब, जैसा हमारे प्रवक्ता महोदय ने कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और उस समय डिंपल यादव कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से निर्विरोध चुनाव लड़ी थी और जीत गई थी। वो सब चीजें होती हैं, कोई नई बात नहीं है, इस पे टीका टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं है। दूसरी बड़ी बात हम बताते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, कोई भी व्यक्ति महंगाई, बेरोजगारी, विकास, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। आप मंगलसूत्र पे बात कर रहे हो, आप वोट जिहाद पे बात कर रहे हो। विपक्ष को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। ऐसे बयान देने से भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वो आप उन्हें तैयार करके पिच दे रहे हो और वो वहां बैटिंग करेगी, चुनाव जीत जाएगी। आप 400 पार की बात कर रहे हो, 400 पार तो हो ही रहा है, तो आप विकास की बात करो, न तो कांग्रेस विकास की बात कर रही है। कभी चुनाव में आप उत्तर प्रदेश में देखिए तो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, कभी आप वोट जिहाद के नाम पे बात कर रहे हो। तो इस तरह की बात न की जाए, विकास की बात करी जाए। जिस तरह का, एक सेकंड में समझ लूंगा, फरक्काबाद में ये बयान दिया गया वोट जिहाद का, वहां पानी, सड़क और भी समस्याएं थी जो जायज है, वहां पानी की बहुत बड़ी समस्या है, सड़कें अच्छी नहीं, उसकी बात नहीं करेगी वोट जिहाद। आप विपक्ष जो है एक मुद्दा बना के सत्ता पक्ष को दे रहा है और वो सत्ता पक्ष ये चाहता है कि आप हमें मुद्दा दो, हम राजनीति हो उस पर।
मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा है। जी ऋषिका जी, बिल्कुल ठीक कहा नीरज जी आपने, क्योंकि मुद्दे की बात जो है वो गायब ही हो गई है इस बार चुनाव से। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि शुरुआत जो है वो काफी अच्छी हुई थी, मैनिफेस्टो जब लेकर आए तब रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर कांग्रेस ने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से अभी मंगलसूत्र, विरासत टैक्स और अब आरक्षण को लेकर बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है वो किसी और ही दिशा में जा रहा है, आम मुद्दों से हटकर। प्रशांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, कम शब्दों में आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी। क्षत्रिय समाज को साधने के लिए अब क्या कुछ कवायद तेज कर दी गई है, क्योंकि क्षत्रिय समाज जो है गुजरात में लगातार प्रदर्शन कर रहा है और एक बड़ा वोट बैंक क्षत्रिय समाज का जो बीजेपी से नाराज चल रहा है, इसको कैसे आप डैमेज कंट्रोल यहाँ पर कैसे करेंगे प्रशांत जी? देखिए, क्षत्रिय समाज पुरुषोत्तम रूपाला जी के बयान को लेके नाराज था। उस पर उन्होंने 3 बार सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। और मैं आपको बता दूं, अभी कोई भी नाराजगी नहीं है। क्षत्रिय संगठनों के समिति ने जारी कर ये क्षत्रिय संगठनों को कहा है कि हमें मोदी जी की रैलियों का विरोध नहीं करना। ये स्पष्ट संकेत है कि अब उनके अंदर कोई नाराजगी नहीं है। ठीक है, लेकिन उनके माफी मांगने के बाद भी गुस्सा कुछ कम नहीं हुआ, जिसका असर हमने पहले चरण और दूसरे चरण में देखा। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर वोटिंग हुई है प्रशांत जी, मत प्रतिशत वहां पर कम रहा और वजह यही है कि जो क्षत्रिय समाज है वो नाराज है बीजेपी से। देखिए, मतदान कम होने का एक कारण मैंने आपको पहले ही बताया। विपक्ष में कोई उत्साह नहीं कि प्रत्याशी में उत्साह है। जनता ये मान चुकी है कि कांग्रेस और विपक्ष के प्रत्याशी में कोई ताकत नहीं है और इन्हें हारना है, इसलिए लोग वोटिंग करने कम जा रहे हैं। मैंने और जो नाराजगी का विषय है उससे मैंने आपको बताया कि अभी क्षत्रिय संगठनों की जो संकलन समिति है गुजरात में, उसने एक पत्र जारी किया है और उसने कहा कि किसी भी रैली का विरोध हमें नहीं करना है। ठीक है, मैं स्वयं क्षत्रिय हूँ और मेरा बहुत से लोगों से बातचीत होती रहती है, कहीं भी किसी प्रकार का विरोध नहीं है। क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। 99% क्षत्रिय वोट बीजेपी को जाएगा। ठीक है प्रशांत जी। यामिनी जी, आपसे एक प्रतिक्रिया चाहूंगी, आप प्रशांत जी की बातों पर जवाब भी देना चाह रहे थे। और बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे से हटकर क्यों इस तरह की अब जो बातें हैं, विरासत टैक्स को लेकर अगर हम कह लें, आरक्षण को लेकर हम कह लें, या फिर आज जिस तरह से अयोध्या दौरे को लेकर राष्ट्रपति के जो विपक्ष ने सवाल उठाए उसको लेकर, आम मुद्दे तो इस चुनाव से गायब ही हो गए हैं। जी, मुझे आम मुद्दों पर ही बोलने दीजिए। ये क्या कह रहे हैं मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं, आगरा से मैं हूं। मोदी जी ने 2014 की सभा में कहा था कि आगरा को इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूंगा। आगरा को मैं जो है हाई कोर्ट की बेंच दूंगा, खंडपीठ की स्थापना आगरा में होगी। आगरा को बैराज दूंगा। आज मोदी जी फिर 24 में आए हैं, लेकिन इन समस्याओं का जब सवाल होता है तो वो चुप्पी साध जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये मुद्दे जो इधर उधर भटका रहे हैं मोदी जी, बीजेपी वाले, ये बात करें महंगाई कहां तक कहां पहुंच गई। लहसुन 400 पार हो गया, सोना 75,000 रुपए तोला हो गया। ठीक है, 40-86 हजार रुपए किलो हो गई। पेट्रोल 100 रुपए को पार कर गया। सरसों का तेल 200 रुपए किलो हो गया। 300 रुपए किलो टमाटर बिक गया। ठीक है, आटा जो है कितना महंगा हो गया। यानी कहीं ना कहीं महंगाई के जो मुद्दे हैं, ठीक है यामिनी जी, यानी कहीं ना कहीं महंगाई के जो मुद्दे हैं वो इस चुनाव से अब गायब होते नजर आ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें ये लगातार आपको गुजरात से दिखा रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं और आज उनका पहला दिन यानी पहला दौरा रहा, जहां पर उन्होंने आज आरक्षण को लेकर, राम मंदिर को लेकर, धर्म के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। इसको लेकर विपक्ष ने भी कई सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछे हैं, गुजरात मॉडल को लेकर, पेपर लीक मामले को लेकर। अब चुनाव पे के तीसरे चरण में ये देखना होगा कि क्या ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं आरक्षण को लेकर या फिर राम मंदिर को लेकर, ये तीसरे चरण में कितने लाभदायक किस पार्टी को होते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।